दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से क्लास 12 केमिस्ट्री के पिछले 3 साल के पेपर को हल सहित किया जाएगा। और आज है सेट नंबर 1। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया, रिवीजन करना चाहते हैं, वो पिछले 3 साल के पेपर का जितने भी वीडियोज है वो पूरे कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप 2021 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं नीट 2020 के जो टॉपर थे ऑल इंडिया रैंक 1, उनका एक लाइव इंटरव्यू, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से कौन सी प्लानिंग के तहत और किस तरीके से ये अपनी तैयारी करते थे शोएब आफ्ताब, जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 29 दिसंबर को ये लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और उसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पे आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग 2019 के सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 का सेट नंबर 1। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चन कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको आइडिया मिलेगा, दूसरे सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा एक जगह बैठे बैठे है। तो दोनों चीजें आपको मिल जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 का जो आपका सेट नंबर 1 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 खंड होते हैं, 6 एक नंबर के आते हैं। ठीक है, और आपको जो एक नंबर समझ लीजिए कि फ्री का मिलता है। यहाँ पर 6 नंबर जो आपको टोटल फ्री का मिलता है। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, बस आपको सही ऑप्शन चूज करना, उसको अपने जो है आंसर बुक में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। स्क्रीन पे आपको इस समय दिखाई दे रहा है, FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। कह रहा है कि कोर की लंबाई क्या है, a से डिनोट की जा रही है, और उसके परमाणु की त्रिज्या कह रहा r में, कह रहा कौन सा संबंध है। तो आप लोगों ने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था क्या, 4r इक्वल टू √2a होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कब पढ़ा था? जब आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं इधर, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इस साइड में ले जा सकते हैं। तो r इक्वल टू आ जाएगा √2/4 और ये 1। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो क्या आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है भैया। देखिए विकल्प नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, r इक्वल टू √3/4a दिया गया है, जबकि विकल्प नंबर 2 दिया गया है r इक्वल टू √2/4 और इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद a। तो यही दिया गया है √2/4 और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद a। तो यही हमारा विकल्प सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का में जो है आपका विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। ठीक है, कह रहा है एक ऐसा जलीय विलयन जो सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 0.015 मोल ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया गया है 0.01 मोल KNO3, तीसरा विकल्प दिया गया 0.015 m यूरिया, और चौथा आपको दिया गया 0.01 m Na2SO4। तो आप लोगों को पता है कि जो सबसे ज्यादा आयनित होगा उसका जो है क्वथनांक सबसे ज्यादा, मतलब जो जितना ज्यादा एक ऐसा यौगिक जो बहुत ज्यादा आयनित हो रहा है उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है। ठीक, कहाँ पढ़ा है? कक्षा 10 में पढ़ा है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। तो अब आप देखिए इस विकल्प में ग्लूकोज और यूरिया, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, वहीं यूरिया का होता है NH2CO NH2। ठीक है, अब ये दोनों जो है आयनित नहीं होते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब इनका क्वथनांक ज्यादा नहीं होगा। तो 2 विकल्प तो पहले कट गए। ठीक है, फिर बाकी बचता क्या है? बाकी 2 विकल्प और बचते हैं। क्या कह रहा है? 0.1 मोलरिटी का है KNO3। तो KNO3 जब अगर आपका डिसोसिएट होगा, आयनित होगा, तो KNO3 बन जाएगा किसमें?
ये हो जाएगा K प्लस में और प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है, ये आयनित हो गया। दूसरा कह रहा है Na2SO4, तो भैया Na2SO4 जब आयनित होगा तो ये बनाएगा 2Na पॉजिटिव और प्लस में SO4 डबल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक आयन बन रहा है, यहाँ पर दो आयन बन रहा है भाई, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा कौन, दो वाला ना आयनित ज्यादा कौन हुआ, तो Na2SO4 ज्यादा आयनित हुआ, तो इसका मतलब इसका जो है क्वथनांक ज्यादा होगा। तो भैया खा में विकल्प नंबर 4 सही है आपका, ठीक है। फिर गा में देखते हैं, कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो भैया इलेक्ट्रोड विभव जो है ताप पर निर्भर करता है, आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इनके अलावा जो आपका विकल्प में दिया गया वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प है धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर, दूसरा है विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, तीसरा आपका दिया गया दाब पर। तो दाब पे निर्भर नहीं करता, आप लोगों को पता था, यानी कि तीसरे में गा में आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर घा, पहले का घा क्या है, अभिक्रिया कह रहा है, एक अभिक्रिया दी गई है, ए से आपका जो है प्रोडक्ट बी बन रहा है। कह रहा है इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। कह रहा है इसमें अभिक्रिया की दर क्या है, दर आर से रिप्रेजेंट किया था ना, दर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो सांद्रता होती है, सांद्रता सी, ठीक है, सांद्रता को हम लोग कंसंट्रेशन को सी से डिनोट करते हैं और इसकी पावर एन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर, ठीक है, अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग सांद्रता को 4 गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा 2R इक्वल टू 4C की पावर n। कह रहा है जब इसकी सांद्रता को 4 गुना बढ़ाएंगे तो इसकी अभिक्रिया की जो दर होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, तो 2R को क्या कर दीजिए, 2R इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ पर 4 को भी तो हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2C की पावर 2, ठीक है, 2C की पावर 2। अब यहाँ से देखिए क्या है, C आपका एक कांस्टेंट है, यहाँ से C हटा दीजिए तो 2R, यहाँ पे R है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना, ठीक है, R है, और 2 पावर R और यहाँ 2 पावर 2। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया भाई, R इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से तो 2 आ गया। तो आप देखिएगा इसमें 0, 1/2, 2 और 4 आपको विकल्प दिया गया, तो तीसरा विकल्प जिसमें 2 दिया गया है वही आपका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको जो है तीसरे पे, चौथे वाले में, घा वाले में तीसरा विकल्प सही कर लीजिए। पांचवा कह रहा है अंगा वाला आयोडीन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफार्म नहीं बनाता है। सॉरी, देखिए अंगा वाला क्या कह रहा है, आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफार्म नहीं बनाता, ठीक है। तो इसमें आपको विकल्प दिया गया है एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल और एस्टल्डिहाइड। तो आप सभी लोगों को पता है कि मेथेनॉल जो होता है वह आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि जो है मेथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है। तो आप लोग अंगा वाले में तीसरा विकल्प सही कर लीजिए, मेथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी का हमने आप लोगों को जब बताया था बायोमॉलिक्यूल, वहां पे सारी चीजें बताई थी। ऐसे भी हम आपको बता दे रहे हैं, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है भाई, डेका, एक शॉर्ट फॉर्म हमने आप लोगों को बताया था डेका, ठीक है, याद करने के लिए बताया था डेका, DEKA, ठीक है। और इसका हमने बताया था काटो नारे कर लो, काटो नारे, काटो नारे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये भैया विटामिन है डे का, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, ठीक है। काटो नारे, ये क्या, इसका रासायनिक नाम का जो है शॉर्ट फॉर्म है। काटो का मतलब कैल्सीफेराल, CALCI, कैल्सीफेराल, ठीक है, ये हो गया। टो का मतलब टोकोफेराल, ठीक है। ना का मतलब नैप्थोक्विनोन,
ठीक है, ना का मतलब नेप्थोक्विनोन, और रे का मतलब रेटिनॉल। ठीक है, तो आप लोगों को पता है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का नेप्थोक्विनोन और विटामिन ए का रेटिनॉल। तो यहाँ पर आपसे विटामिन डी का पूछा जा रहा है, तो क्या है कैल्सीफेरॉल। अब देखिए विटामिन डी, यहाँ पर ऑप्शन में कहीं कैल्सीफेरॉल लिखा गया, हाँ बिल्कुल लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा गया है कैल्सीफेरॉल, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के काम में दूसरा विकल्प सही है, खा में चौथा विकल्प सही है, गा में तीसरा विकल्प सही है, घा में तीसरा विकल्प सही है, अंगा में तीसरा विकल्प सही है और चा में तीसरा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, हटाते हैं और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको क्या करिएगा, पढ़ते चलिएगा, साथ साथ करते चलिएगा जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जो भी समय बचा हुआ है आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है बस। ठीक है, और जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 pm है। कह रहा है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, परमाणुओं की संख्या की गणना करना। ठीक है, दिया क्या गया है, सोडियम का घनत्व दिया गया है कितना, 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है किसका, सोडियम का, कितना 23 दिया गया है। Na दिया गया है यानी कि अवागाद्रो नंबर या अवागाद्रो संख्या दी गई है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया आप लोग एक बार लिख लीजिए। ठीक है, दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है सोडियम, सॉरी यहाँ दिया गया आयतन। ठीक है, सेल का कोर का आयतन दिया गया, आयतन दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं ए से। कितना दिया गया है, 430 pm दिया गया है, 430 pm दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया, आपका घनत्व दिया गया, किसका, सोडियम का घनत्व दिया गया है। घनत्व को हम लोग डिनोट कर लेते हैं डी से। ठीक है, घनत्व किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब ये कितना दिया गया है, कह रहा है 0.9623 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया, परमाणु भार दिया गया, किसका, सोडियम का। ठीक है, परमाणु भार दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एम से। कितना दिया गया है, 23। इसके अलावा क्या दिया गया है, एवोगाद्रो नंबर यानी कि जो है Na दिया गया है, कितना दिया गया है, 6.023 इंटू 10⁻23। और आप लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, D = Z इंटू एम अपान में जो है ए का क्यूब इंटू में Na, ये आप लोग फार्मूला जानते हैं। और आप लोगों को निकालना क्या है, यहाँ से Z निकालना है। दिया क्या गया है, D की वैल्यू दी गई है, M की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है, Na की वैल्यू दी गई है। ठीक है, Na थोड़ा सा A छोटा करते हैं, नीचे साइड में लिखते हैं। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ से आपको Z निकालना है, तो Z निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, Z = हो जाएगा D इंटू में A का क्यूब इंटू में M। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, इंटू में Na हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका Na और ये आपका आ जाएगा अपान में M। ठीक, तो आप लोग जो है इससे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सारी वैल्यू दी गई है, वैल्यू को पुटअप करिएगा, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अभी तक आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। क्वेश्चन नंबर 2 का खाम क्या कह रहा है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। कह रहा है विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार दिया गया है 342। ठीक है, यहाँ पर आपको पदार्थ का अणुभार दिया गया, तो परासरण दाब पाई = होता है CRT। परासरण दाब को हम लोग डिनोट करते हैं, परासरण दाब को डिनोट करते हैं पाई से, और पाई = क्या होता है, CRT। ठीक है, और C की वैल्यू क्या होती है, W/m, ये हो जाएगा RT। ठीक है, ये
ठीक, अब यहां से आपसे क्या पूछ क्या रहा है, विलयन स्थिरांक मान की गणना कीजिए, यानी कि आर की वैल्यू जो है आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई, यहां से आपका हो जाएगा पाई इंटू में एम अपान में डब्ल्यू अपान इंटू में टी, ये आपका आर, ठीक है, विलियन स्थिरांक मान जो आपको पता करना है, और ये जो आपका विलियन स्थिरांक है, ठीक है। तो जो आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा, पूरा वैल्यू जब आप लोग रखेंगे तो जो आपको आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग गा देखते हैं। कह रहा है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्टों को समझाइए, ठीक है। तो जलीय अथवा जो है ध्रुवीय विलायकों में जो आसानी के साथ घुल जाएं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। और जो ना घुले भाई, जो पूर्णतया घुल जाए, प्रबल चाहे जो है जलीय ध्रुवीय विलायक हो, उनमें जो पूर्णतया घुल जाए बढ़िया से आसानी के साथ, उनको हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और जो ना घुले या आंशिक रूप से घुले, उसको हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो ये आपको जो है इसका आंसर लिखना था, 1 नंबर का है, आसानी के साथ 2 लाइन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ईएमएफ दिया गया है, ठीक है, कुछ सेल का। तो ये आप लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है वीडियो में। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ पे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्रव विरोधी द्रव स्नेही साल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 पैमाना दिया गया है, उसके आधार पर द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही साल में अंतर पूछा गया। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कौन कौन से पैमाने हैं, विस्कोसिता है, विद्युत अपघट्य का प्रभाव है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है, और विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको दी गई हैं। इन चारों के आधार पर आपको द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी साल में अंतर करना है। तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें पढ़ाई गई है। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का कह रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय कराने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। कह रहा विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, विलय का अणुभार। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विलय का भार दिया गया है, विलय का भार WB, इसको हम लोग WB से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कितना दिया गया है, 10 ग्राम, ठीक। अब विलायक का यहाँ पे दिया गया है भार, विलायक का भार दिया गया है, इसको डिनोट कर रहे हैं WA से। कितना दिया गया है, 100 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया, कह रहा है वाष्प दाब 17.553 से घट के 17.535 से घट के 17.235 बचता है। यानी कि जो आपको डेल्टा पी दिया गया है, डेल्टा पी कितना दिया गया है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी होता है, ठीक है। और इसका पी नॉट की वैल्यू कितना है, 17.535 माइनस 17.235, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.300, ठीक है, 0.300 आ जाती है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। ये आपकी क्या आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए डेल्टा पी अपान में पी नॉट बराबर होता है XB, ठीक है। ये होता है आपका तनु विलयनों के लिए NB अपान Na, ठीक है। और NB अपान इसकी वैल्यू आप कितना, NB अपान Na को आप लोग क्या लिख सकते हैं, NB अपान Na को, ठीक है। NB अपान Na का मतलब होता है WB अपान MB पूरे का बटा WA अपान MA, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा WB इंटू MA अपान में
WA में MB, ठीक है। तो ये आपका जो है NB/NA की वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है विलेय का अणुभार, ठीक। तो अब ये जो है आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। अब डेल्टा P की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा P की वैल्यू आई है 0.3। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये NB/NA हटा करके जो है ये लिख लीजिएगा WB इंटू में MA/WA इंटू में MB, ठीक है। और डेल्टा P की वैल्यू कितना यहाँ पे आप लोगों ने निकाला 0.3, तो 0.3 रख दिया। यहाँ पे P0 की वैल्यू कितनी है, ये है 17.535, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो गया, ये आप जो है यहाँ पर वैल्यू रख लीजिएगा WB की, ठीक है। और जितनी चीजें आपको दी गई हैं सबका आप वैल्यू रख लीजिएगा, और वैल्यू रखने के बाद जो है सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैंने ये सारी चीजें बता दी, फार्मूला बता दिया, क्या क्या रखना है ये बता दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं सॉल्व करना, ये भी मत सोचिएगा। अगर आप लोग नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, कर करके दे दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का खा, किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया गया, ठीक है। सारी चीजें बताई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिस्कस करने की कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा खिंच जाए, ठीक। अब अगला कह रहा है भौतिक अधिशोषण तथा रसावशोषण में अंतर लिखिए। देखिए भौतिक अवशोषण क्या होता है, भौतिक अवशोषण का मतलब ये हो गया कि कोई ठोस की सतह से, ठीक है, किसी ठोस की सतह से गैसों का अवशोषण जब वांडर वाल फोर्स के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, वांडर वाल फोर्स के द्वारा किया जाता है। मतलब किसी ठोस की सतह से गैसों का अवशोषण वांडर वाल फोर्स के द्वारा किया जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं भौतिक अवशोषण, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है आपका, दूसरा दे रहा है रसावशोषण। रसावशोषण मतलब आप इसको तोड़ दीजिए, रसा मतलब रसायन से है, ठीक है, रसायन अवशोषण। इसका मतलब ये हो गया किसी ठोस वस्तु के, ठीक है, जब किसी गैस का अवशोषण उसके रासायनिक बंध, जब अवशोषण हो रहा है तो वहां पर रासायनिक बंध बन रहे हो या केमिकल बॉन्ड बन रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रसा अवशोषण, ठीक है, या रसायन अवशोषण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपका भौतिक अवशोषण होता है, इससे अगर आप ज्यादा हीट दे दें, भौतिक अवशोषण को ज्यादा तापमान दे दीजिए तो वह रसा अवशोषण में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई। तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि अगर भौतिक अवशोषण होगा तो वांडर वाल फोर्स के कारण होगा, और यहाँ पर अगर रसा अवशोषण होगा तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेगा या रासायनिक बंध बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 3 के घा पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसको पूर्ण कीजिए और संतुलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन सा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का घा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का घा। देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण में दिया गया है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, ब्रोमीन के साथ। कब, ठंडे पर, ठंडे, ठीक है, ठंडे पर कराई जा रही है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, Na और Br आपस में मिलकर के क्या बना लिए, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr बना लिए, ठीक है। और एक बार फिर से क्रिया करता है तो NaOBr बनाता है, NaOBr बनाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, 2 Na हो गया ना, तो यहाँ पर आप लोग 2 NaOH कर लीजिए। अब 2 NaOH कर लेंगे तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक बार Na यूज हुआ है, ठीक, और एक बार जो है सिर्फ Na यूज हुआ था। तो जब Na यूज हुआ था तो OH बचा था, और NaO जब यूज हुआ तो सिर्फ H बचा। तो H और OH मिलकर के क्या कर लिए, जल का जो है निर्माण कर लिए। तो ये आपका जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है और जो है पूर्ण है,
ठीक है। तो ये चीज पहली, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का घा का पहला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के घा का पहला है, ठीक है। और मैंने अभी अगर आप याद करिए तो पिछले वीडियो सेशन में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से रिएक्शन को लिखा जाता है, उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको रिएक्शन पूर्ण करने के लिए कह दिया गया है और बैलेंस करने के लिए भी कह दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जो है सीखे रहेंगे तो काम आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, जेनान हेक्साफ्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराने पर, ठीक है, Fe(F6) दे रहा है और कह रहा है इसकी क्रिया जल के साथ आप करा दीजिए, ठीक। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जब जेनान की क्रिया जल के साथ होती है तो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और जेनान ट्राईऑक्साइड बनता है, ठीक। तो जेनान ट्राईऑक्साइड की इसका मतलब 3 वो है, ठीक है, 3 और 3 ये हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दीजिए आप लोग 3H2O कर दीजिए। अगर आपने 3H2O कर दिया तो इसका मतलब 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6F, ठीक है, 6F हो गया। तो यहाँ पर फ्लोरीन 6, ठीक है, जेनान 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 6, ठीक है। दोनों तरफ का समीकरण संतुलित है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना और जेनान ट्राईऑक्साइड बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर जो है आपने 2 ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पर आपने जो है 6HF बना, यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, ठीक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, कह रहा है लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए। तो भैया लैंथेनम, सीरियम, पासोडाइनियम, नियोडाइनियम, ट्रीमेथियम, सैम्बियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्पर्सियम, मोनोनियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो है आपका वही है, लैंथेनम सीरीज के 14 तत्व है। तो आप लोग लैंथेनम, ठीक है, परमाणु क्रमांक 57, इसके बाद सीरियम परमाणु क्रमांक 58 लिख दीजिए, ठीक है, इनके 2 गुण भी लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का खा कह रहा है एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए, ठीक है। तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपसे पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि एनिलीन किसे कहते हैं, ये आपका एनिलीन हो गया ना भैया, ये आपका क्या हो गया, एनिलीन हो गया। NH2 अगर इसमें बेंजीन रिंग में बना के जोड़ देंगे तो आपका एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन की क्रिया आप लोग किसके साथ करा दीजिए, HCl और प्लस जो है HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, ठीक है, HCl और HNO2 के साथ अगर आप इसकी क्रिया करा देंगे तो यहां से क्या होगा, एक ये जो है नाइट्रोजन यहां चला जाएगा तो N2, ठीक है, और ये Cl, ठीक है, तो बना लेगा N2Cl, क्या बना लेगा N2Cl। इसका मतलब जो है आपका इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, यही तो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और प्लस में आपका बच जाएगा 2H2O। तो आप लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया, ये क्या था, एनिलीन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है। इसकी आपस में क्रिया करा करके आप लोगों ने ये सारी चीजें बना ली, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उपयोग क्या है, उपयोग मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी, कोई भी चीज मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, योग बहुलकीकरण क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। भैया पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर आपके चैप्टर से हटा दिया गया, सिलेबस से शायद इस बार हटा दिया गया है, तो कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसको करने की, ठीक है, उतना ही करिए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों है। भैया ये भी हटा दिया गया, कोई जरूरत नहीं करने की, हटा दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का इसको हटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो को जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहां पे सारी चीजें आपको कराई गई हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा आलसी कम बनिए और जो है वीडियो को जाकर के पीछे देख लीजिए प्लेलिस्ट से, और इसके बाद फिर क्वेश्चन को करिए, 100% चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इक्वल टू दिया गया है 2.54 × 10⁻³
पर सेकेंड, ठीक है, पाया गया। कह रहा है इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, ठीक है। log 2 का मान दिया गया है 0.301, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है 3/4 आयु की गणना कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, पहले कह रहा है वेग स्थिरांक k का मान दिया गया है। वेग स्थिरांक k का मान कितना दिया गया है, दिया गया है 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है आपका, इसके अलावा जो है log 2 का वैल्यू दिया गया है, कितनी दी गई है, 0.301 दिया गया है, 0.301 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जो है क्या कर लीजिएगा, देखिए T3/4 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका होता है क्या, 2.303, ठीक है। इसके बाद अपान में k log a/a-x, ठीक है। ये आपका जो है एग्जैक्ट फार्मूला है। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो इसका जो है t/3 का, इसका t/3 का क्या निकल आएगा, जो है 3/4 का आयु निकल आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और कर लीजिएगा, इसमें a-x का आपको मान निकालना होगा, ठीक है। a-x का आपको जो है a क्या है यहाँ पे, कोटि, a जो है आपका कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a-x का क्या होगा, a-x का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1-3/4, ठीक है। ये 1-3/4 हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, 4-3/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर a/a-x का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 रखेंगे या a की वैल्यू आपको 1, ठीक है। तो 1 में, ठीक है, 1/4, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टोटल T3/4 2.303 अपान k log 4, ठीक है। अब ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का खा क्या कह रहा है, एल्यूमिना से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो भैया धातु निष्कर्षण वाला चीजें आप लोगों से हटा दी गई हैं, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है करने की। क्वेश्चन नंबर 5 का गा क्या कह रहा है, यहाँ आपको जो है दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 अयौगिक लिखे गए हैं, जिसका आपसे आईयूपीएससी नामकरण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से लिखे गए हैं आप लोग लिख लीजिएगा। लिखा गया है NH3 का होल 6 और क्या दिया गया है +4, ठीक। तो इसका आपसे आईयूपीएससी नामकरण पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, हेक्सा ये क्या है, अमीन, हेक्सा अमीन प्लेटिनम थर्ड, ठीक है। ये इसको हम लोग ब्रैकेट पे लिखते हैं, हेक्सा अमीन प्लेटिनम थर्ड, इसका नाम हो गया, ठीक। और दूसरा जो दिया गया इसका नाम ये हम लोग देख लेते हैं। दूसरा दिया गया K2 CN का होल 4, ठीक है। आपसे इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम टेट्रासाइनो, ठीक है। इसका हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो हो गया, ठीक है। निकलेट क्या हो जाएगा, निकलेट, ठीक है। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, अच्छा ये जो है निकलेट 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, निकलेट 2, ठीक। तो ये जो आपका आईयूपीएससी नामकरण हो गया, इसको कर लीजिएगा, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का गा का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, संकर आयन और उपसंयोजक संख्या को, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन चैप्टर वाले में पढ़ा दिया, उपसंयोजक वाले में चैप्टर में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है,
एरियल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो एल्किल हैलाइड तथा हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन चैप्टर में इसको मैंने अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है कि 6-7 दिनों में पूरा ये चैप्टर पढ़ाया था, सारे 8 या 9 दिनों में इस चैप्टर को पढ़ाया था मैंने। बहुत ही लंबा टाइम लिया था, बहुत ही आसानी के साथ सारी रिएक्शन एक एक दिन में पढ़ाई थी, ठीक है। तो आप लोग जाकर के वहां पर वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से सारी चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल के 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए, संबंधित सभी अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। तो भैया ये सारी रिएक्शन सारा सब कुछ जो है मैंने आपको अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाले चैप्टर में करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिर भी मैं आपको एथेनॉल बनाने की विधि जो है बताए दे रहा हूँ, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि बताए दे रहा हूँ, ठीक है। उसका रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो आइए जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं बताया गया है, ठीक है। बशर्ते हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखा हो या तब आप वीडियो नहीं देख रहे हो। तो अगर तब आपने वीडियो नहीं देखा था तो उसके लिए आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट के लिंक पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा ही चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, वहां पे आपको सारी चीजें एकदम आसानी के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहला कह रहा है प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए 2 विधियां पूछ रहा है। तो ये है पहला एल्कीनो के अम्लीय जलयोजन से, ठीक है। अम्लीय जलयोजन से इसमें बेसिकली क्या होता है, एल्कीन जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करा दिया, जलयोजन करा दिया, ठीक है। 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब यहाँ से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक H जाकर के यहाँ अटैच हो जाता है और OH जो है इसको बल्कि हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं HOH, ठीक है। H जाकर अगर यहाँ अटैच हो जाएगा तो OH यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपका H अटैच हो गया, यहाँ से OH। अब ये हो गया आपका क्या, प्राथमिक अल्कोहल, और आपको यही बनाना था, ठीक है। तो पहला विधि तो ये हो गया। दूसरा विधि जो है आपका एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा यहाँ क्या होता है, RCHO, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसको पैलाडियम की उपस्थिति में जब हम लोग जो है इसका अपचयन कराते हैं तो ये बन जाता है RCH2OH में क्या हो जाता है, RCH2OH बना लेता है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, आपका बन गया, ठीक, RCH2OH। ये लिखिए क्योंकि हम लोग अपचयन करा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो अपचयन होगा कैसे, ठीक है। अच्छा 2 चीज ये हो गया, ठीक है। एक आध और अगर पूछा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन आप कर लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, RCOOH होता है, ठीक है। इसका क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है, ये अपचयित होता है। फिर इसका हम लोग जलयोजन करा देते हैं तो बना लेता है RCH2OH, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है भैया। तो आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो फिनाल बनाने की पहली तो जो है हेलो एरिन से हो जाएगी। भाई फिनाल बनाने की आपसे 2 विधि पूछा जा रहा है तो पहली हेलो एरिन से हो जाएगी। हेलो एरिन में आप लोग कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये आपका क्लोरोबेंजीन। अब आप इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दीजिए,
NaOH के साथ करा दीजिए। इसमें भी वही 300 डिग्री एटमॉस्फेयर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 डिग्री टेम्परेचर। जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl बना क्या लेगा, NaCl और ये OH जाकर के यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका फिनाल बन गया भाई, OH जाकर के अटैच हो गया। यही तो फिनाल कहा जाता है। बेंजीन रिंग में जो है जाकर के एक OH समूह जुड़ जाए, OH प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाए, इसी को तो फिनाल कहते हैं। तो आपका जो है क्लोरोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो बन क्या गया, आपका फिनाल बन गया। ठीक है, तो एक तो जो है आपका ये हो गया। दूसरा क्या है, डाइजोनियम लवण से आप बना सकते हैं। डाइजोनियम लवण से क्या मतलब है, ये आपका डाइजोनियम लवण होता है, ये N2Cl है, ये N2Cl, ये आपका डाइजोनियम लवण है। और इसका आप क्या करा दीजिए, डाइजोनियम लवण का जो है इसकी क्रिया HCl के साथ करा दीजिए। ठीक है, इसकी क्रिया HCl के साथ करा दीजिए, तो जो है H2O, ठीक सॉरी H2O के साथ करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, जल अपघटन कराना है। इसका क्या कराना है, जल अपघटन, यानी कि H2O के साथ क्रिया। अब एक H और एक Cl मिलकर के क्या बना लिया, HCl बना लिया। यहाँ पे एक जो है H बचा हुआ, मतलब यहाँ पे OH बचा हुआ है, यहाँ पे N2, तो यहाँ पे N2 निकल जाता है और ये जाकर के डायरेक्टली OH जुड़ जाता है। ये भी आपका जो है फिनाल बन गया। ठीक, तो यहाँ पे जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जलीय अपघटन करा दीजिए, तो जो है आपका HCl, N2 और फिनाल बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी रिएक्शंस हैं। अच्छा, क्या होता है जब पूछा जा रहा है आपसे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। तो ये जितना भी रिएक्शन है मैंने सब क्या होता है जब वाले में पढ़ा रखा है, कोई भी रिएक्शन आपका छूटा नहीं है, चाहे तो आप लोग सारे वीडियो से मिला सकते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 या अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, एसीटोन को HCN के साथ गर्म किया जाता है, टॉलुइन को Cl2 के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, एस्टल्डिहाइड को तनुक्षार के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये सारी रिएक्शन आपको मैंने पहले ही करा रखी है। करा अथवा कैसे प्राप्त करेंगे पूछा गया है 5 नंबर का। ठीक है, सिर्फ समीकरण देना है। कौन, पहला है फिनाइल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल करा दिया है, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन करा दिया है, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल करा दिया है, एसीटोन से प्रोपेन-टूआल करा दिया है, फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट, सारे रिएक्शन करा दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आता है, नाइट्रिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल वाला हम लोगों ने करा रखा है, सिलेबस में वही है, तो हमने उसको जो है आपका पूरा करा रखा है, पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहां जाकर के आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का खा क्या कह रहा है, ग्लूकोज में C डबल बॉन्डो CHO तथा 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्ट अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। तो ये जो आपका अब की बार सिलेबस से काफी चीजें हटाई गई हैं, तो उसमें ये टॉपिक हटा दिया गया है। टॉपिक बायोमॉलिक्यूल का है चीजें कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन ये चीज हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत तथा मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य समझाइए। तो ये रिएक्शन ये जो है आपका मैंने जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया था प्रोटीन के बारे में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बताया नहीं है, तो आप लोग उसको जो है प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका जो है सेट नंबर 1 समाप्त होता है और अब जो है हम लोग सेट नंबर 2 पे नेक्स्ट डे में मूव। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को खटाखट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस के जितने वीडियो हैं सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया, अपडेटेड है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो